हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान सीटी 2023 की परीक्षा के लिए साइंस के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि राजस्थान सीईटी 2023 की परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? तो जो लोग सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है 1 पिकोग्राम की। तो जो लोग सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई किसकी होती है? तो पास्कल इकाई दाब की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? 1.0 बार के। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर होता है। तो 159 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है। तो फर्मी मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूब सेक में क्या मापा जाता है? सो गाइस, क्यूब सेक में जल का बहाव मापा जाता है। तो जल का बहाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉप्सन। तो डॉप्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो वॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है गाइस? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ऑप्शन डी, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। तो 3.25 प्रकाश वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारसेक मात्रक है। सो गाइस, पारसेक मात्रक है दूरी की। तो दूरी की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर मापने की इकाई होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो 746 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
तो सोनार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की माप की जाती है, तो गैसों का दाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, तो हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है ऑप्शन वी, स्पैनोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है सो गाइस उसे कहते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रडार उपयोग में आता है, सो गाइस रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने से मापी जाती है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता रेक्टर पैमाना में मापी जाती है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ, तो ऑप्शन वी जो है आपका सीस्मोग्राफ करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है। कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र होता है पौधों में वृद्धि, तो पौधों में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। सो गाइस वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रण, तो अपकेंद्रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन जो गाइस है ये सदिश राशि नहीं है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? कौन सी एक राशि सदिश राशि है? संवेग जो है गाइस ये सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो संवेग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइएगा क्या आंसर होगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान भौतिक राशि जो है वो प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? बल गुणन फल है, तो बल गुणन फल होता है द्रव्यमान और त्वरण का, तो द्रव्यमान और त्वरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा।
43वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण होता है गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा, तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगा क्या होगा? तेल का मुख्य जो पृष्ठ है परवलयी वक्र आकार का लेगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने, तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था सी, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने, तो न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ऑप्शन सी इज राइट। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है गाइस अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे, लकड़ी भी, मोम भी और लोहा भी, तो सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर? ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरे। ऑप्शन सी इज राइट। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारहीनता होती है। सो गाइस भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा ध्यानपूर्वक, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो जो लोग बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो जो लोग ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, लोलक की कालाविधि यानी कि टाइम पीरियड। लोलक की कालविधि टाइम पीरियड ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो जो लोग बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेल आवर्तकाल का क्या होगा? प्रदेल आवर्तकाल जो है गाइस ये कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती हैं, शीतकाल में ये चल सकती हैं। तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकेंड। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है इसकी वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इज राइट। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है गाइस वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना।
ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कारण है इसका पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या रहेगा? उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है? वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन ए इज राइट। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। ऑप्शन डी जो है आपका पास्कल का नियम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम दशा इंगित कर होती है? कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। तूफानी मौसम यानी कि ऑप्शन ए। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम स्थित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? सो गाइस ये किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा का कुछ अलग है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्या कारण है इसका? सो गाइस इसका कारण है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे पानी की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम रहता है। ऑप्शन ए इज राइट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देखेगा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण यह है कि उनका कम जो है घनत्व होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा उतना ही होगा।
ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान है। ऑप्शन सी। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है। ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।